युगीन आलोचना या हिंदी समीक्षा की, तो शुक्ल युगीन समीक्षा का समय जो है वो 1920-1940 माना जाता है। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम श्याम सुंदर दास की बात करेंगे। श्याम सुंदर दास, इनका जन्म 1875 में हुआ और मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई। इनका ग्रंथ है साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। अगले आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1844 में हुआ और मृत्यु 1941 में। इनकी रचना है गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, काव्य में रहस्यवाद 1929, रस मीमांसा 1949। अगले आलोचक हैं गुलाब राय। इनका जन्म 1988 में हुआ और मृत्यु 1963 ईस्वी में। इनका ग्रंथ है नवरस, सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947। अगले आलोचक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इनका जन्म 1894 में हुआ और मृत्यु 1971 में हुई। इनका ग्रंथ है विश्व साहित्य विमर्श। अगले आलोचक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु 1961 में हुई। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है मेरे गीत और कला, जो कि सैद्धांतिक समीक्षा का ग्रंथ है। फिर रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, पद्म प्रबंध। कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905 में हुआ, मृत्यु 1990 में हुई। इनका ग्रंथ है साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचना 1938। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जन्म 1906 में हुआ, मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई। इनका ग्रंथ है काव्यांग कौमुदी, बिहार की वाग विभूति, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। अगले आलोचक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई है इनकी 1974 में। इनका ग्रंथ है काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 में, जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत 1942 में। अब हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि दो भाग इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना का क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य, इतिहास, दार्शनिक इनके प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण, इन तीन तत्वों के आधार पर किया जाता है। इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरित मानस का गहरा प्रभाव। लोक मंगल की अवधारणा। आचार्य शुक्ल की रुचि लोक मंगलवाद में है, न कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने लिखा है, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की। उन्होंने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की, आनंद की साधना अवस्था का काव्य प्रयत्न पक्ष तथा आनंद की सिद्धावस्था का
उपभोग पक्ष। पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा, आनंद की साधनावस्था के काव्य को। और इसके उदाहरणों में रामायण, महाभारत, हमीर रास और रामचरितमानस आदि को स्थान दिया। दूसरे प्रकार के काव्यों को उन्होंने लोक रंजन का काव्य यानी कि आनंद की सिद्धावस्था का काव्य को लोक रंजन का काव्य कहा, जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूरसागर तथा रीतकालीन काव्य को रखा। उनके अनुसार सूरदास लोक रंजन के कवि हैं, भारतेंद्र लोक मंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोक रंजन का और उसका उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य। उन्होंने तुलसीदास की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की। साथ ही सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता करण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल है। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोट का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करती है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। रस की मध्यम कोटि को रसाभास कहा तथा इसके भीतर भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा तथा विभावानुभात सहित संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन को स्थान दिया। शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि की स्थापना चमत्कार प्रधान काव्यों, चित्र और कूट काव्यों की समीक्षा के लिए की। इन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी हो तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भारतेंद्र मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की उन्होंने प्रशंसा की। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वे परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी की रचनाओं का किया गया अनुवाद। मूल लेखक, मूल रचना और अनुवाद। एडिसन की रचना है एसेज ऑन इमेजिनेशन, जिसका अनुवाद उन्होंने कल्पना और आनंद किया है। जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना है लिटरेचर, जिसका अनुवाद उन्होंने साहित्य किया है। जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, जिसका अनुवाद उन्होंने आदर्श जीवन किया है। हैकल की रचना है रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जिसको उन्होंने विश्व प्रपंच नाम से अनुवादित किया है। शुक्ल युगीन अन्य आलोचकों की बात की जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास की बात सबसे पहले आती है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापकीय आलोचना, एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत की। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन, जो अकादमिक समीक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर एमए के पाठ्यक्रम को हिंदी में स्थान दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। इनकी व्यवहारिक आलोचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। बाबू गुलाब राय की बात की जाए तो बाबू गुलाब राय का ग्रंथ काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। बाबू गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया। कला साहित्य और कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत के साथ समाहित किया। साहित्यिक सिद्धांतों के समन्वय पर बाबू गुलाब राय ने सर्वाधिक बल दिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ ही कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल की बात की जाए तो ये शोधपरक आलोचना में उल्लेखनीय है। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध
नाथ संप्रदाय से जोड़ा। संक्षिप्त रामचंद्र की भूमिका में पीताम्बर दत्त भड़थवाल ने केसों पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त भड़थवाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया। इनके द्वारा सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम की गई। ये मूलतः शोधपरक समीक्षा का। अन्य तथ्यों की बात की जाए तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य विमर्श में प्रस्तुत की। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्रोंचे के सिद्धांतों की भारतीय सिद्धांतों से तुलना की गई तथा आचार्य शुक्ल की कई बातों से असहमति जताई गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नामक शीर्षक से किया है। सूर और तुलसी को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति की परंपरा में आते हैं। जायसी को आधार मानते हुए चंद्रबली पांडे ने सूफी सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लेखन किया। कबीर को महत्व न देते हुए हाशिए पर रखा। हिंदी नाट्य साहित्य के विकास में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की। इनका महत्व मध्यकालीन साहित्य की साफ सुथरी समीक्षा के कारण है। श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर रमाशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना दर्श लिखा गया है। छायावादी कवियों का आलोचना क्रम। आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद का एक पक्षीय मूल्यांकन कर दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों को आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। इन्होंने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को साहित्य के लिए गैर जरूरी माना। छायावादी कवियों पर पश्चिमी रोमांटिक क्रिटिसिज्म का प्रभाव पड़ा। ये वर्ड्सवर्थ शैली कीट्स से प्रभावित थे। यहाँ से स्वच्छंदतावादी समीक्षा का आरंभ देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इंदु पत्रिका में 1906 ईस्वी में 6 ईस्वी के आसपास की प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणियों से स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई पड़ते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद में अनंत भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, जिसमें निम्न निबंध संग्रहित हैं। काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटक में रस का प्रयोग, नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच और छायावाद। जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में विचार निम्न है। जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में विचार निम्न है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारु तत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना और छायावादी रचनाकारों की रहस्य चेतना को उससे जोड़ा है। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने किया, जिसमें उन्होंने भारतीय पाश्चात्य नजरिए से प्रसाद के नाटकों का विश्लेषण किया है। कामायनी पर एक सम्मिलित समीक्षा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा कन्हैयालाल सहगल ने प्रस्तुत की। जयशंकर प्रसाद का नजरिया शोधपरक, सौंदर्यवादी और सांस्कृतिक है। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 में हंस पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिनका संकलन 1939 ईस्वी में काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने समीक्षा लिखी है। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है। निराला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी तथा उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित है। निराला की आलोचकीय प्रतिभा को हम तत्कालीन पत्रों एवं पत्रिकाओं में लय, तुक, छंद तथा काव्य भाषा के रूप में व्यक्ति विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। 1930 ईस्वी में परिमल की भूमिका में तो उन्होंने पारंपरिक छंद शास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंद शास्त्र की स्थापना की। अब आगे हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की। तो सुमित्रानंदन पंत पहले ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना लिखी। 1926 ईस्वी में पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावादी सौंदर्य एवं शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों की शिल्प पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया। पंत ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी।
पंत जी ने यदि मैं कामायनी लिखता में विवेच्य ग्रंथ की बड़ी संतुलित व्याख्या प्रस्तुत की। पंत जी की समीक्षा पद्धति में सौंदर्य परक समझ के साथ गंभीर अनुभूति का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता है। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य का महत्व प्रतिपादित किया। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को। इस भूमिका में पंत जी ने स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचन किया है। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो महादेवी वर्मा की आलोचनात्मक प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों की भूमिका में देखी जा सकती है। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में महादेवी की समीक्षा भूमिकाओं का गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन कराया। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षक निबंध यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद हैं। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया। इन्होंने स्वच्छंदतावाद एवं अन्य काव्यधाराओं का परिचय दिया। सबसे पहले 1936 में रचित सांध्य गीत की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखों में उन्होंने छायावाद में निहित वैयक्तिकता का स्वरूप स्पष्ट किया और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक संकलन में संकलित है। छायावादी काव्य के प्रति मुक्तिबोध का नजरिया सकारात्मक रहा और छायावादी काव्य के प्रगतिशील मूल्यों का मुक्तिबोध ने समर्थन किया है। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी डॉक्टर देवराज की चौंकाने वाली प्रथम आलोचनात्मक किताब है। इसकी आलोचना समसामयिक महत्व की साहित्य पहचान को लिए हुए शुक्ल युगीन अन्य आलोचक एवं उनकी रचनाएं, एक तरफ आलोचक दिया गया, दूसरी तरफ आलोचना। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनका आलोचना ग्रंथ है रस रत्नाकर अलंकार दर्पण। रमाशंकर शुक्ल रसाल अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण आलोचना दर्शन। किशोरीदास वाजपेयी रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त चरित्र चित्रण। सेठ गोविंद दास नाट्य कला मीमांसा। रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला। ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य। जनार्दन मिश्र विद्यापति। कृष्णानंद गुप्त प्रसाद जी के दो नाटक। औखरी गंगा प्रसाद पद्माकर की काव्य साधना। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र मीरा की प्रेम साधना। गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्यधारा। रामनाथ सुमन प्रसाद जी की काव्य कला। आगे के वीडियो में हम शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा की बात करेंगे।